चलिए, तो हम लोग का भूगोल का इकाई 5 चल रहा था, जिस इकाई में टोटल हमें 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं सर। जैसे चारों का चारों चैप्टर बिहार से संबंधित है। किससे संबंधित है? बिहार से। पहला में हम लोगों ने पढ़ा था बिहार, कौन सा था बताइए तो? खनिज एवं वन संसाधन, वही ना था? पहला चैप्टर कौन सा था? कृषि एवं वन संसाधन। क्या था? कृषि एवं वन संसाधन। अच्छा, अभी है बिहार खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। आज हमें क्या पढ़ना है सर? बिहार खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, जिसका चैप्टर हम लोगों ने किताब से पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ करके खत्म कर लिया गया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, उस पाठ के लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय पर मात्र 5 गो लघु उत्तरीय है और 2 गो दीर्घ उत्तरीय है। ठीक है सर, चलिए एक एक करके पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोग क्लियर करते हैं। सभी को पता है कि हमेशा हम बोलते हैं कि शब्द सीमा पे जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि शब्द सीमा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि अभ्रक कहाँ मिलता है, इसका क्या उपयोग है? ठीक है सर, पहला क्वेश्चन है अभ्रक कहाँ मिलता है, इसका क्या उपयोग है। ये क्वेश्चन अगर पूछा है ना आपकी किताब में, तो भारत की दृष्टि से नहीं पूछा है। तो भारत में तो बहुत जगह पर अभ्रक मिलता है जी। कहाँ पूछा है? बिहार का चैप्टर है तो बिहार से पूछा है, तो हमें आंसर भी कहाँ देना है? बिहार के अनुसार ही देना है। ये बात मत भूलिएगा, ध्यान दीजिएगा सर। लिखा गया है अभ्रक बिहार में झारखंड से संलग्न क्षेत्रों, विशेषकर नवादा, जमुई और बांका जिलों में पाया जाता है। ये तो हो गया अभ्रक कहाँ मिलता है। इसका क्या उपयोग है? तो इसका उपयोग देखिएगा सर, यहाँ यानी हमारे बिहार में उच्च कोटि का मास्कोवाइट अभ्रक मिलता है, जिसे बंगाल रूबी के नाम से भी जाना जाता है। ये लाइन भी मैंने ऐड इसलिए किया क्योंकि अगर ये लाइन आप लोगों ने ऐड कर दिया तो इससे पता चलेगा कि वाकई में जो बच्चा है उसने किताब पढ़ा है। बात समझिएगा। आगे लिखा गया है जिसका उपयोग विद्युत उपकरणों यानी विद्युत के जितने भी सामान बनाए जाते हैं, तार, बॉल, इलेक्ट्रिसिटी संबंधित, इंसुलेशन सामग्री कहने का मतलब हुआ कि जिसमें कांच, शीशा वोसा ये सारी चीजें बनाई जाती हैं, तथा विभिन्न उद्योगों में उष्मारोधी पदार्थों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है सर, लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसका आंसर इतना ही है। यहाँ पे पैराग्राफ चेंज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार में ग्रेफाइट एवं यूरेनियम के वितरण को लिखिए। तो जहां तक मुझे याद आ रहा है, हाँ ग्रेफाइट के बारे में तो था, लेकिन यूरेनियम के बारे में उतना नहीं था। यानी बिहार में यूरेनियम उतना थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में नहीं मिलता है। फिर भी देखते हैं सर, जितना दिया गया है उतना लिखा गया है। ग्रेफाइट जिसे ब्लैक लीड भी कहते हैं। मैंने लाइन क्यों ऐड किया? क्योंकि हम लोगों ने किताब में यह चीज पढ़ा था कि ग्रेफाइट जिसे ब्लैक लीड भी कहते हैं, बिहार में मुख्यतः मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है और यह परमाणु खनिजों की श्रेणी में रखा गया है। इसका उपयोग मुख्य रूप से रिफ्रैक्टरी उद्योगों में होता है। रिफ्रैक्टरी उद्योग कहने का मतलब जैसे सीमेंट उद्योग हो गया, लोहा उद्योग हो गया, इस्पात उद्योग हो गया, ये एल्युमिनियम उद्योग हो गया, उन सभी में ये रिफ्रैक्टरी उद्योग होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यूरेनियम की बात की गई है, जबकि यूरेनियम के सीमित भंडार माने एकदम नाम के मात्रा बराबर कह सकते हैं सर, बिहार के शेखपुरा, गया और भागलपुर जिलों में पाए जाते हैं, जिसमें गया जिला यूरेनियम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, यूरेनियम के लिए बिहार में सबसे महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? गया जिला है। ठीक है, अगर ग्रेफाइट की बात करें तो याद रखिएगा मुंगेर और रोहतास। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि बिहार में तापीय विद्युत केंद्रों का उल्लेख करें। तापीय विद्युत केंद्र याद रखिएगा सर। तो कहलगांव याद आ रहा है? सुनिएगा ध्यान से। बिहार में प्रमुख तापीय विद्युत केंद्रों में कहलगांव सुपर थर्मल पावर परियोजना, कांटी तापीय विद्युत केंद्र और बरौनी तापीय विद्युत परियोजना क्या है सर? शामिल है। यह हमारे बिहार में तापीय विद्युत केंद्र है। ठीक है, कहलगांव परियोजना एनटीपीसी के अधीन 840 मेगावाट क्षमता के साथ, कांटी केंद्र मुजफ्फरपुर के निकट 120 मेगावाट एवं बरौनी परियोजना 145 मेगावाट क्षमता के साथ क्या कर रहे हैं सर? कार्यरत हैं, अर्थात ये कार्य कर रहे हैं अपने किताब के अनुसार, अपने पाठ्य पुस्तक के अनुसार। यहाँ पर मैंने एनटीपीसी का फुल फॉर्म लिख दिया है, क्योंकि बाबू फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है कि ना, तो एग्जाम में आए तो हमारा लड़का सबका सब बनाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। तो देखिए याद रखिएगा, इसको भी लिखकर याद कर लिया। देखिए नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, याद रहेगा। एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है,
सोन नदी घाटी परियोजना से उत्पादित जल विद्युत का वर्णन करें। जल विद्युत के बारे में वर्णन करना है। इस क्वेश्चन का आंसर ना पिछले क्लास के भी आधार पर लिख सकते हैं। पिछले क्लास में भी सोन नदी घाटी परियोजना आया था कि नहीं आया था? देखिए, एक अगर सोन नदी घाटी परियोजना के बारे में आपको पता है, कोई भी क्वेश्चन आए अगर नहीं याद आ रहा है आप वही लिख कर आएंगे। बात समझिए। अच्छा, सोन नदी घाटी परियोजना बनाई गई है सिंचाई की पूर्ति के लिए, उससे विद्युत की पूर्ति के लिए। क्या इतना लाइन आप नहीं लिख सकते हैं? शुरुआत में लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है सर कि सोन नदी घाटी परियोजना से उत्पादित केवल जल विद्युत का वर्णन करना है। तो ध्यान से देखिएगा सर, पहले ही मैंने लिख दिया है, ये सब क्वेश्चन के आंसर में आप इसको शामिल कर सकते हैं जहां भी सोन नदी दिखाई दे। ठीक है, सोन नदी घाटी परियोजना जो सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए जानी जाती है, जल विद्युत उत्पादन भी करती है। अर्थात जल विद्युत भी उत्पादन करती है। जल विद्युत भी यहां पर कर लीजिएगा, यहां पर भी क्या कर लीजिएगा सर, काट दीजिएगा। ठीक है, जल विद्युत भी उत्पादन करती है। आगे देखिएगा, सोन नदी घाटी से संबद्ध जल विद्युत उत्पादन मुख्यतः पश्चिमी सोन परियोजना, पूर्वी सोन लिंक नहर जो कि वारुण में है तथा उनसे जुड़ी अन्य इकाइयों के माध्यम से होता है। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यहीं पर लिखकर खत्म कर सकते हैं, लेकिन और थोड़ा विस्तार चाहिए तो आप इसको भी जोड़ लीजिएगा कि कौन कहां पर है। जो डेहरी है वो कहां में है? रोहतास, वारुण, औरंगाबाद आदि परियोजनाएं बिहार राज्य जल विद्युत निगम के अधीन संचालित हैं और कुल 44.10 मेगावाट के लगभग जल विद्युत उत्पादन करती है। इस क्वेश्चन के लिए ये लाइन इसमें ऐड नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन आपको लिख जरूर लीजिएगा। समझ में आया? चलिए, इसके लिए इतना काफी है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार में जल विद्युत विकास पर प्रकाश डालिए। बिहार में जो हमें जल से विद्युत प्राप्त हो रहा है, ऊर्जा प्राप्त हो रहा है, उस पर प्रकाश डालना है, लाइट बार देना है। ठीक है, तो खूब बढ़िया से बना करके जगह वो एगो लाइट बार के हैंगा फोक्स दे दीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं प्रकाश डालते हैं, कोई मत कीजिएगा सर। यहाँ देखिए, बिहार में जल विद्युत विकास के लिए 1982 में, याद कीजिए, में बिहार राज्य जल विद्युत निगम BHPC का गठन किया गया, जिसका लक्ष्य लगभग 2055 मेगावाट क्षमता विकसित करना है। सुनिएगा, कब बनाया गया था? 1982 में। किसके माध्यम से? BHPC। याद रखिएगा, वर्तमान में अभी में पश्चिमी सोन, पूर्वी सोन लिंक नहर, वाल्मीकि नगर और कटैया जैसी परियोजनाएं लगभग 44.10 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करती है। साथ ही कैमूर, औरंगाबाद व रोहतास जिलों में कई प्रस्तावित एवं निर्माणाधीन परियोजनाएं चलाई जा रही हैं जल से विद्युत प्राप्त करने के लिए। ठीक है सर, यहाँ पर BHPC का भी मैंने फुल फॉर्म लिख दिया है, याद कर लीजिएगा, बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। याद रहेगा सर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आंसर में मत लिखिएगा, मैंने लिख करके याद कर लीजिएगा। ये ना कि पॉइंट देगा फुल फॉर्म लिख दिया, तो मतलब क्या है भाई, काहे लिखे हैं? जानना चाहते हैं कि ज्यादा जानते हैं? चलिए, तो लघु उत्तरीय प्रश्न इतना ही है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, बिहार में पाए जाने वाले खनिजों को वर्गीकृत कर किसी एक वर्ग के खनिज के वितरण का एवं उपयोगिता को लिखे। ठीक है सर, बिहार में कितने प्रकार के खनिज किताब में बताए गए हैं? तो आप देखिएगा, नंबरिंग दुइयों का है, एगो धात्विक और एगो अधात्विक, लेकिन किताब में इन दोनों के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है, परमाणु खनिज और ईंधन खनिज। याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन समझिए, बिहार में पाए जाने वाले खनिजों को वर्गीकृत करें, यानी कितने प्रकार के खनिज के बारे में बताया गया, इसके बारे में बताना है। ठीक है, और किसी एक वर्ग के खनिज एवं वितरण के उपयोगिता को लिखना है। सुनिएगा, किसी एक खनिज के बारे में, तो सभी को पता है कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कौन सी? अधात्विक खनिज। अधात्विक, धात्विक ना, अधात्विक खनिज बिहार में सबसे ज्यादा होता है, तो उसी के बारे में मैंने यहाँ पे मैंने लिखा गया है, आप वही याद करेंगे। ठीक है, 4 प्रकार के खनिज कौन कौन से पढ़े हैं? धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, परमाणु खनिज, ईंधन खनिज। ठीक है सर, किसी एक खनिज के बारे में हमें लिखना है ना, तो फिलहाल मैंने क्या किया है कि चारों खनिज के बारे में एग्जाम्पल दे करके एक खनिज के बारे में थोड़ा सा लिख दिया गया है। ध्यान सुनिएगा सर, धात्विक खनिजों में बक्साइट, मैग्नेटाइट और सोना अयस्क आते हैं, जबकि अधात्विक खनिजों में चूना पत्थर, अभ्रक, डेलोमाइट, सिलिका, सैंड, पाइराइट, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, चीनी मिट्टी, स्लेट और सोरा प्रमुख है। परमाणु खनिजों में ग्रेफाइट शामिल है तथा ईंधन खनिजों में खनिज तेल की संभावनाएं क्या है सर, हमारे यहाँ महत्वपूर्ण है। ओके, एक खनिज। अधात्विक खनिजों में चूना पत्थर का भंडार लगभग हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है, याद रखिएगा सर, 210.85 हजार मीट्रिक टन है
जो मुख्य रूप से कैमूर एवं रोहतास जिलों में मिलता है और सीमेंट उद्योगों में कच्चे माल तथा घरेलू निर्माण कार्यों में क्या होता है सर, इसका उपयोग किया जाता है। बिहार में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो आधात्विक खनिज मिलता है, और आधात्विक खनिज में कौन सा मिलता है सर, चूना पत्थर। एक हुआ था पथरावा, कौन सा पत्थर, पाइराइट, याद रखिएगा। चलिए, पाइराइट का प्रयोग क्या था, मैंने बताया था ना, वो पत्थर से सबसे ज्यादा अंगूठी आभूषण बनाने में किया जाता है, क्योंकि उससे नकारात्मकता दूर होती है, लोगों का ऐसा मानना है। ठीक है सर, एनर्जी भरता है हमारे अंदर। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर लास्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर लास्ट, ध्यान दीजिएगा। बिहार के प्रमुख ऊर्जा स्रोतों का वर्णन कीजिए और किसी एक स्रोत का विस्तार से चर्चा कीजिए। फिर से वही क्वेश्चन है सर। हेलो, ऊपर खनिज था, यहाँ पर कौन है सर, ऊर्जा स्रोत है। तो बिहार के प्रमुख ऊर्जा स्रोत यानी जितने भी हैं उतना का वर्णन करना है और किसी एक का चर्चा करना है ना सर। तो ध्यान दीजिएगा, बिहार में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत तापीय विद्युत, जल विद्युत तथा गैर परंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा, जिसमें बायोगैस, सौर, पवन, बायोगैस इत्यादि का सर शामिल है। 2 बार हो गया, कोई बात नहीं, सुनिएगा, ये चीज शामिल है। आगे लिखा गया है, राज्य में अभी ऊर्जा विकास अपेक्षाकृत क्या है, कम है। राज्य में अभी भी अगर ऊर्जा विकास देखा जाए तो अपेक्षाकृत क्या है सर, कम है। इसलिए विद्युत की आपूर्ति के लिए मुख्यतः तापीय विद्युत पर निर्भर रहना पड़ता है। तापीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, कांटी तापीय विद्युत केंद्र तथा बरौनी तापीय विद्युत परियोजना प्रमुख है, जो कोयला एवं डीजल पर आधारित है। किस पर आधारित है सर, कोयला एवं डीजल पर आधारित है। कहलगांव परियोजना एनटीपीसी के अधीन 840 मेगावाट क्षमता के साथ कार्यरत है और इसे 1500 मेगावाट तक विस्तारित करने की योजना बनाई गई है या फिर योजना है। आगे देखिए सर, पैराग्राफ यहाँ पे चेंज है। अब कांटी के बारे में लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। कांटी जो कि मुजफ्फरपुर के पास है और बरौनी संयंत्र राज्य के औद्योगिक एवं घरेलू बिजली जरूरतों की पूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जबकि नबीब नगर एवं बाढ़ में प्रस्तावित तापीय परियोजनाएं भविष्य की मांग को पूरा करने हेतु क्या की जा रही है सर, विकसित की जा रही है। तो ये था पूरा जो हमारा पार्ट था। ध्यान सुनिएगा, इकाई 5 चल रहा है, 5 में भी हम लोग दूसरे इकाई पे हैं। कितने पे हैं, दूसरा पे, याद रहेगा। चलिए, तो पूरा का पूरा लघु उतरिए और दीर्घ उतरिए, खूब बढ़िया से कॉपी में लिख लीजिएगा लो और याद कर लीजिएगा लो। और तब आज के लिए भूगोल में इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। तब तक के लिए जय हिंद,